अपने मेहमानों का स्वागत श्रद्धा और स्नेह के साथ करते हैं। स्नेह और श्रद्धा का प्रतीक शॉल हम भेंट करेंगे। तो सबसे पहले विनम्र निवेदन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर श्री रोहित कंसल जी से कि वो तशरीफ लाएं और शॉल भेंट करें माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी को। विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास एवं उद्यमिता के मंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, जोरदार तालियों के बीच श्री आर.के. सिंह साहब। सिंह साहब को जम्मू कश्मीर से विशेष लगाव है। अब विनम्र निवेदन है श्री अभय कुमार सिंह CMD NHPC कि वो पधारें और शॉल भेंट करें माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी को। माननीय उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा। अभय कुमार सिंह जी शॉल भेंट करेंगे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को। सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। मैनेजिंग डायरेक्टर चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स श्री A.K. चौधरी जी से गुजारिश कि वो शॉल भेंट करें माननीय संसद सदस्य श्री जुगल किशोर शर्मा जी को। श्री A.K. चौधरी जी MD चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स शॉल भेंट कर रहे हैं माननीय संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा जी। चौधरी साहब शॉल भेंट करेंगे माननीय सांसद शमशेर सिंह मनहास जी को। माननीय सांसद शमशेर सिंह मनहास। श्री राजन कुमार जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHPC वो तशरीफ लाएं और शॉल भेंट करें। जनाब बसीर खान साहब को एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जनाब बसीर खान साहब। राजन कुमार जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर NHPC। अब गुजारिश है MD जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजा याकूब फारूक साहब से कि वो शॉल भेंट करें सेक्रेटरी पावर भारत सरकार श्री संजीव नंदन सहाय जी को। श्री संजीव नंदन सहाय सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। राजा याकूब जी शॉल भेंट करेंगे फॉर द चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर श्री BBR सुब्रमण्यम जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जीवन में ऊर्जा का क्या महत्व है हम इससे भली भांति परिचित हैं। जीवन गतिमान रहे इसके लिए ऊर्जा निस्संदेह हमारी पहली जरूरत है। इसके रूप भिन्न भिन्न हो सकते हैं परंतु हमारे आर्थिक विकास और खुशहाली में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ऊर्जा के क्षेत्र में जल विद्युत को विशेष स्थान हासिल है। अगले 4 वर्षों के दौरान भारत सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन ऊर्जा क्षमता को नुमायां तौर पर बढ़ाने की परिकल्पना कर रहा है। इसके खातिर जॉइंट वेंचर कंपनी जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का गठन किया जा रहा है जिसे 850 मेगावाट रतले प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य सौंपा गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार चिनाब नदी की विशाल जल विद्युत क्षमता से लोगों के जीवन में खुशहाली लाएगा जिससे पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी का होना कुदरती बात है। जल विद्युत के अन्वेषण का प्रभार जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दिया गया है। इसे और अधिक बढ़ाने हेतु वर्ष 2011 में चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जॉइंट वेंचर कंपनी J&K PDC NHPC और PTC इंडिया लिमिटेड के बीच
संयुक्त संगठन से बनाई गई थी। इसी दिशा में एक नया कदम उठाते हुए जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन नाम से एक और जॉइंट वेंचर कंपनी का गठन किया गया है, जो हमारे प्रदेश की जल विद्युत क्षमता को और आगे बढ़ाएगी। पिछले कुछ वर्षों में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार जम्मू कश्मीर के निवासियों ने अनुभव किया है। विस्तृत अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाकर भारत सरकार के वन नेशन वन ग्रिड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए गए। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अवश्य ही याद किया जाएगा, जब एक साथ 850 मेगावाट रतले, 930 मेगावाट किरथई, 1856 मेगावाट सावलाकोट जल विद्युत परियोजना तथा दुलहस्ती स्टेज 2 के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर होंगे। इनका आदान प्रदान होगा। सच ही ये लम्हे यादगार हैं। अब मेरा विनम्र निवेदन है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू एंड कश्मीर श्री रोहित कंसल जी से कि वो तशरीफ लाएं वेलकम एड्रेस और ओवरव्यू के लिए। श्री रोहित कंसल जी। Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy, Skill Development, Government of India, Shri R.K. Singh Saab, His Excellency, Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Saab, Honorable Minister of State, Prime Minister's Office, MP of the area in which many of these projects are going to come about, respected members of Parliament, Shri Jugal Kishore Sharma ji, Shri Shamsher Singh Manhas ji, respected Secretary Power Government of India, Chief Secretary Jammu and Kashmir, Advisor to Honorable Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, distinguished dignitaries of the dais, officers, friends, it's indeed a matter of pride and privilege, not only for the Power Development Department of Jammu and Kashmir, but for all of us in the Union Territory, to warmly welcome Honorable Minister of State for Power, Shri R.K. Singh Saab, Honorable Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, Honorable MOS, and so many other dignitaries. And what an occasion it is today. When we were planning the investment summit last year, we were trying to identify what are the sectors, what are the assets in which we can invite investment, in which we can move further. And on top of the list was hydropower generation, where Jammu and Kashmir has a natural advantage. Unfortunately, in 70 years since independence, we had been able to develop only 3,500 megawatts of the 18,000 megawatts or so potential that we have identified. But I'm so proud to say that in the last 2 years alone, we have pushed the envelope, we have set in process a pipeline that will result in the addition of another 3,000 megawatts of power by 2024-25. And the steps that we are going to take today will result in another 3,500 megawatts of power being developed in further 4 years after 2025, which means that we shall double our generation capacity in the next 3 years and triple our generation capacity in the 3 years after that, which is going to be a unique achievement for Jammu and Kashmir Union Territory. And I thank Honorable Minister of State for Power to ensure that we see this day today. I may let you know that in order to exploit our vast hydroelectric potential,
we set up the Chenab Valley Power Projects Limited company, and today we are going to lay the foundation of another joint venture between the UT of J&K and between NHPC, which will set up another company called the Jammu Hydroelectric Power Corporation Limited, which will also work towards exploiting the vast potential of the Chenab region. However, that is not the only thing that we are doing today. Generation is important because it will pump 35,000 crores in the economy, create jobs, make us a power surplus state, bring us in a position where we will not only get free power, but will also be able to sell power outside. But we are conscious of the fact that it is equally important to supply power to consumers. So we are strengthening our distribution network, we are strengthening our transmission network. And sir, I may say that one of the activities that we are requesting you to do today is to dedicate to the public as many as 19 different projects in the transmission and distribution side. Each one of them has some role or the other to play in removing the bottlenecks in our transmission and generation system. Not only that, sir, we also realize that there are no such things as free lunches. So while we supply power, we have to ensure that we get back the receipts of the power that we are supplying. So today, we are also going to dedicate to the public the Bharat Bill Payment System, which provides to the customers 600 electronic touch points through which they can pay their bills to PDD, improving ease of the general public. We are also going to request the Honorable Minister to inaugurate a call center, 24/7 e-call center, which will address the grievances of the public. The Honorable Lieutenant Governor had inaugurated such a call center in Kashmir last month, and we are going to inaugurate another one in Jammu this month. We are also going to flag 3 buses which will increase our bill distribution efficiency, and which will also ensure that the benefits of BBPS, the benefits of e-pay facility are brought forward to the people. So I am extremely delighted to welcome honorable dignitaries. I am extremely delighted to welcome all of you. I thank everybody for coming here, and with these few words, I thank the Honorable Minister for having taken time off from his busy schedule to come here. I welcome Honorable MPs. I welcome Honorable Minister of State. I welcome worthy Secretary Pa, Chief Secretary Sahab, our advisor, and I warmly welcome each one of you for agreeing to be part of what will undoubtedly be a historic day and historic occasion, not only for the Power Development Department of Jammu and Kashmir, but the entire Union Territory of Jammu and Kashmir. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रोहित कंसल साहब। जैसे आपने फरमाया कि ऊर्जा का क्षेत्र जम्मू कश्मीर के विकास को नए पंख लगाने वाला है। विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ नया होने वाला है, और अब मेरा आग्रह है CMD NHPC श्री अभय कुमार सिंह जी से कि वो ओपनिंग रिमार्क्स के लिए तशरीफ लाएं। श्री अभय कुमार सिंह। Honorable Minister for State in charge Power, New and Renewable Energy, MOS Skill Development and Entrepreneurship Government of India, Shri R.K. Singh Sahab. Honorable Minister of State in charge Ministry of Development of North Eastern Region and MOS for Prime Minister's Office, Personal Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Dr. Jitendra Singh Sahab. His Excellency the Lieutenant Governor of UT of Jammu and Kashmir, Shri Manoj Sinha Sahab. Respected Shri Bashir Ahmad Khan, Advisor to Government of J&K. Respected Shri Jugal Kishore Sharma, MP Lok Sabha. Respected Shri Shamsher Singh Manas, MP Rajya Sabha. Chief Secretary of J&K Shri Subramanian Sahab. Secretary Power Government of India Shri Sanjeev Nandan Sahai Sahab. Joint Secretary Hydro Shri Tanmay Kumar Ji. Principal Secretary JKPDD Shri Rohit Kansal Ji. Officials of UT of J&K, Power Development Department, JKSPDC, NHPC, CBPP. Ladies and gentlemen, let me at the outset extend a very warm welcome and a happy new year to each one of you. Respected dignitaries, it is indeed a matter of
profound privilege and honor for me to welcome Sri R.K. Singh Sahab, Honorable Minister for State, IT Power, Renewable Energy, MSC Development and Entrepreneurship, Government of India. Sir, we are grateful that you could find time out from your busy schedule to grace the occasion. You have always wanted faith in the capabilities of NHPC, and NHPC being a part of today's event is nothing but a part of that belief. You have been a source of encouragement and inspiration for us, and I assure you, sir, that NHPC shall not leave any stone unturned in achieving the target assigned to it under your able leadership and guidance. Sir, we are truly honored to have your presence here today. Respected English, I also feel privileged and honored to have the presence of Dr. Jitendra Singh Sahab, Honorable Minister of the State, Ministry of Development of North Eastern Region and Reviewers for Prime Minister Office, Personal Public Demonstration and Sanctions, Department of Atomic Energy and Department of Space, here today. Sir, I would like to take this opportunity to express my gratitude and appreciation for the support you have extended to NHPC right from the day one. The fact that Ratla Hydroelectric project has now come to its fruition as a testimony to your time-to-time intervention and monitoring. Sir, thank you for gracing this occasion with your kind presence. It is also a matter of profound privilege and honor for me to welcome the Honorable Lieutenant Governor of UT of JNK, Sri Manoj Sinha Sahab, to this event. Excellency, your presence here today underscore the value of you attached to the importance of development of untapped hydroelectric potential in the region. The support we have received from JNK administration the recent past has been unprecedented and extremely encouraging. Your efforts will go to a long way in achieving the target of the UT. We thank you for your guidance and look forward to your continued support and blessings. Sir, thank you for gracing this occasion with your kind presence. Ladies and gentlemen, last but not the least, I welcome and put on the record my sincere appreciation to respected Chief Secretary, Government of UT of JNK, Sri Subramaniam Sahab, Secretary Power, Sri Sanjeev Nandan Sahai Sahab, Joint Secretary Hydro Tanmay Ji, Principal Secretary JKPDD Sri Kansal Ji, and all other officials of Government of UT of JNK for their unstinted support in shaping the partnership. Though our association with the Government of JNK is old and time-tested, however, NHPC is determined to work closely with JKS PDC to leverage each other's strength for the mutual benefits. I am of the firm belief that this new venture in the form of Ratla Hydroelectric project shall further consolidate our synergy and help us build a sustainable partnership. I promise you that it will be mutually rewarding and satisfying partnership. With these words, let me welcome you all once again. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया श्री अभय कुमार सिंह जी, CMD NHPC। ऊर्जा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव देश भर में महसूस किए जा रहे हैं, उनमें NHPC की भूमिका और योगदान पर आधारित आइए ये लघु फिल्म देखें। NHPC Limited, formerly known as National Hydroelectric Power Corporation Limited, was incorporated on November 7, 1975, with the aim of tapping the vast hydropower potential of the country. It started its journey by executing the long-stalled and delayed Salan Stage 1, Bera Seal and Loktak hydroelectric projects. Since then, NHPC has grown steadily and has executed the most challenging and difficult hydropower projects across India. NHPC has overcome challenges like rapid gushing rivers, mighty mountains, deep hills, flash floods, geological surprises, underground gas explosions, and much more. It has created for itself the unique reputation in being the most premier organization in hydropower development. Today, the company is a Schedule A enterprise of the Government of India, having a prestigious
status. When NHPC born in 1975, we had only 3 projects. Thereafter, we made 24 power systems in different parts of the country. At present, we are already working on 5 projects with 4,924 megawatt capacity, and we have planned for another 7,500 megawatt, for which already clearances at different level is going on, and we are very hopeful that within 2 years of time, we will be starting all these projects in the phases. In hydro, we have the capacity and the capability to develop from inception to the commissioning for any side of the project, anywhere, any location, doesn't matter for the officers. It has a strong track record in hydropower generation and is a financially robust company. It began power generation in the year 1982, and since then, there has been no looking back. Today, NHPC has 24 power stations with an installed capacity of 7,071.2 megawatts, including its joint venture, solar and wind power stations. It further has projects of 4,924 megawatt under construction and 7,521 megawatt of hydro projects under various stages of clearance. It has also awarded 2,000 megawatt to solar power developers for interstate transmission system grid connected solar photovoltaic projects. और जिस तरह से आपने प्रधानमंत्री का आह्वान 9 मिनट दिया जलाने की 9 बजे रात को 9 मिनट दिया जलाने की व्यवस्था की उसमें जो आपने योगदान दिया कभी बहुत ही काम लेता है अभी बहुत काम करना है और अभी बहुत आगे बढ़ना है आपको कम से कम 50,000 तब जा करके ये होगा कि हाँ 700 अपने हाइड्रो पावर की क्षमता का It is now in an aggressive expansion mode and is constantly exploring opportunities towards increasing its presence across the country and abroad. NHPC is completely equipped towards executing both large and small hydropower projects. It uses the latest technological methods during the investigating, planning, designing and execution of projects. The company is using up-to-date technologies and instruments to aid its team of highly qualified professionals. It has also established a real-time seismic data center for receiving earthquake data recorded at dams on real-time basis. NHPC has now diversified and has forayed into solar and wind power sector. It is exploring new opportunities to develop power through conventional and non-conventional sources on a large scale. NHPC is of the belief that environmental, social and economic developments are the 3 pillars of sustainable development. The company undertakes environmental impact assessment and then executes environment management plans like compensatory afforestation, catchment area treatment, biodiversity conservation, green belt development, fishery management, health management, rejuvenation of dumping and quarry sites, etc. NHPC takes full care of the families that are affected by its projects. It has a strong resettlement and rehabilitation policy. The company's responsibility is extended to not just the affected families, but to the people at large. Its CSR activities are spread in areas of education, skill development, health, rural development, sustainable development, Swachh Vidyalaya Abhiyan, wherein over 7,000 toilets were constructed by NHPC. NHPC extended its support in the fight against COVID-19 by converting all its medical facilities across its locations into quarantine and isolation centers. NHPC's journey is a story of hard work, bravery and determination. NHPC's engineers and officers are true warriors who constantly serve the nation just like the brave soldiers of our defense forces. Clean energy is the need of the hour. The policy of the government is also more supportive to harness untapped hydro potential of the country, and it is the best opportunity for NHPC to take maximum of it. NHPC also represents the true Indian spirit of unity in diversity.
NHPC has recruited its personnel from across the nation who have joined hands with the single aim of generating clean and green power for the nation. NHPC, turning challenges into opportunities. तो ये लघु फिल्म हमने देखी, NHPC द्वारा तैयार किया गया था और अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हिस्सा होने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त होने जा रहा है, साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान। इसके लिए मेरा निवेदन है श्री अभय कुमार सिंह, CMD NHPC, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर श्री रोहित कंसल जी, MD जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजा याकूब फारूक साहब से कि वो तशरीफ लाए मंच पर। पहला प्रोजेक्ट जिस पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत हस्ताक्षर होंगे वो है 850 मेगावाट रतले प्रोजेक्ट। आपकी जोरदार तालियों के बीच CMD NHPC श्री अभय कुमार सिंह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर श्री रोहित कंसल और MD जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजा याकूब फारूक। इन लम्हों के लिए बहुत संघर्ष किया है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री RK सिंह जी ने, हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, सभी लोगों ने, हमारे महामहिम माननीय सांसदों ने। अगले ये जो MOU इस समय जिस पे हस्ताक्षर हो रहे हैं, साइन हो रहा है, ये है 850 मेगावाट रतले प्रोजेक्ट। और जिस तरह से ठीक है, इससे अगला जो प्रोजेक्ट है वो है 930 मेगावाट करथई स्टेज 2। इस पे हस्ताक्षर करेंगे CMD NHPC श्री अभय कुमार सिंह और मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जनाब राजा याकूब फारूक। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 प्रोजेक्ट्स पे हस्ताक्षर हुए हैं और अब 930 मेगावाट जो है उसके ऊपर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं और इससे तकदीर बदलने वाली है रियासत जम्मू कश्मीर। हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है, इसके अवाम की बिजली में सुधार होगा। और जी जम्मू शहर में बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिससे जम्मू शहर की सुंदरता में भी इजाफा हुआ है। जैसे तंग गलियों में जहां तारों के जंजाल नजर आते थे, उनकी जगह नई केबल्स लगाई जा रही हैं। जनता की लो वोल्टेज की शिकायतों को दूर करने के लिए जरूरत के मुताबिक
छोटे बड़े ट्रांसफार्मर्स लगाए जा रहे हैं। तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, हमारे माननीय अतिथियों की मौजूदगी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय, ये हम देख रहे हैं कि रोहित कंसल जी और CMD NHPC अभय कुमार सिंह जी ने आदान प्रदान किया है। तो जैसा हम बात कर रहे हैं कि बिजली के क्षेत्र में जम्मू शहर में कितना बड़ा बदलाव हम महसूस कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि जिन महानुभावों के कुशल नेतृत्व और निरंतर सहयोग से जम्मू कश्मीर अपने विद्युत क्षेत्र में इतना सकारात्मक परिवर्तन ला पाया है, आज समस्त पावर सेक्टर और उससे संबंधित लोगों की ओर से इस समारोह में पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ऊर्जा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की गतिविधियों पर आधारित एक लघु फिल्म, आइए देखें। बिजली आपूर्ति में सुधार, निवासियों के जीवन स्तर में उत्थान, आर्थिक विकास एवं समृद्धि की अपेक्षा से जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पूर्ण कटिबद्धता के साथ अपने बिजली क्षेत्र को कुशल, टिकाऊ और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की ओर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर जल विद्युत संसाधनों का भंडार है, परंतु 14,867 मेगावाट की कुल अनुमानित क्षमता में से पिछले 70 वर्षों में केवल 3,504.9 मेगावाट का ही उत्पादन किया जा सका है, जबकि अब यूटी ने अगले 4 वर्षों में अर्थात 2024 तक लगभग 3,625 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने की परिकल्पना की है। आगामी बिजली परियोजनाओं के निर्माण के साथ आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर न केवल बिजली पर्याप्त होगा, बल्कि बिजली सरप्लस यूटी होगा। पकड़डूल 1,000 मेगावाट और किन 624 मेगावाट की 2 महामहिम परियोजनाएं, जो क्रमशः 8,112.12 करोड़ रुपए और 4,287.59 करोड़ रुपए की स्वीकृत लागत पर शुरू की गई थी, इनके निर्माण कार्य की भी अब गति तेज हो गई है। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर कंपनी JKPDC, NHPC और PTC के संयुक्त गठन से बनाई गई थी, जिसे चिनाब नदी की विशाल जल विद्युत क्षमता को एक्सप्लॉइट करने का प्रभाव दिया गया था। इसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए 850 मेगावाट रैटले जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक अलग जॉइंट वेंचर कंपनी जम्मू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज PNDP के अंतर्गत बिजली वितरण क्षेत्र को सुचारू, नियमित और उपभोक्ता केंद्रित बनाने की ओर जम्मू और कश्मीर आगे बढ़ रहा है। अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे IPDS, DDU-GJY के अंतर्गत भी PGD विभाग के साथ साथ भारत सरकार की विभिन्न महारत्न CPSUs जैसे PGCIL, RECPDCL, RECTPCL आदि द्वारा विभिन्न कार्य जोरों शोरों पर चल रहे हैं। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर यूटी का पावर सेक्टर, जो कई दशकों से बिजली की खरीद हेतु भारी ऋण के बोझ से ग्रस्त था, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत 11,024.47 करोड़ रुपए की धनराशि प्राप्त कर अपने सभी ऋणों से मुक्त हो गया है।
इस योजना से जम्मू कश्मीर के पावर क्षेत्र के नवगठित बिजली निगमों को एक बड़ा सहयोग मिला है, जिससे वे बिजली वितरण में अपेक्षित सुधार कर यहां के उपभोक्ताओं के संतुष्टि स्तर को ऊंचा उठाने में अति सहायक सिद्ध हुए हैं। न केवल पारंपरिक उपाय बल्कि आधुनिक आईटी हस्तक्षेप द्वारा विद्युत वितरण में श्रेष्ठता लाने के लिए पीडीडी डिपार्टमेंट ने एक फीडर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को तैयार किया है, जिससे रिलायबिलिटी इंडाइसिस की निरंतर निगरानी की जा सकेगी और वितरण क्षेत्र को न्यूनतम हानि वाला बनाने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर की रिप्लेसमेंट के लिए भी एक विशेष रणनीति अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को न्यूनतम समय यानी शहरी इलाकों में 24 घंटों के बीच और ग्रामीण इलाकों में 48 घंटों के बीच रिप्लेस किया जा रहा है। कश्मीर घाटी की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 17% से अधिक बिजली की यूनिटें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे यहाँ भारी सर्दियों में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है और आशा की जाती है कि अगले वर्ष इस दिशा में और भी सुधार एवं उन्नति की जाएगी। इसी संदर्भ में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल विकास और उद्यमिता श्री आर.के. सिंह जी एवं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर JNK श्री मनोज सिन्हा जी एवं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इस दिशा में संपूर्ण किए गए कुछ प्रमुख कार्यों को जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिकों को समर्पित करेंगे। लोकार्पण के कार्य इस प्रकार हैं। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 और 132 केवी लेवल पर कैपेसिटी एडिशंस के कार्य आज लोकार्पित किए जाएंगे, जिनमें बर्न ग्रिड स्टेशन में 50 MVA का नया ट्रांसफार्मर, ड्राबा और सियोट ग्रिड स्टेशंस में 50-50 MVA के नए ट्रांसफार्मर्स, मागम ग्रिड स्टेशन का 50 MVA से 100 MVA तक का विस्तार आदि शामिल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में 33 केवी लेवल पर अंचीदोरा, अनंतनाग, खरियू 2, पुलवामा, उड़ी, बारामूला, कैनाल 2 और उदयवाला जम्मू आदि में अलग अलग कैपेसिटी के नए सबस्टेशंस लोकार्पित किए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति कराई जा सके। नए स्टेशन के निर्माण के साथ कई सब स्टेशन की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है, जिनमें कश्मीर क्षेत्र के अशमगाम, बारामूला 2, एरिना 2, पीरबाग, PC डिपो, हजरतबल और इस्लाम आदि तथा जम्मू क्षेत्र के चंगा, गणिका, बदियास, मंडल, चक, नन्नन, हटली, बनिहाल आदि का लोकार्पण किया जाएगा। बीज बहरा के 19 कस्बों में IPDS में निर्धारित सभी कार्य संपूर्ण होने पर आज इनका लोकार्पण किया जाएगा, जिससे इन इलाकों के लोगों को बेहतर वोल्टेज और बिजली की आपूर्ति होगी। इसके अलावा 220 बाय 132 केवी अलस्टेन ग्रिड स्टेशन में 220 केवी लेवल पर और 320 MVA और 132 केवी लेवल पर 100 MVA में की गई कैपेसिटी एडिशन के किए गए कार्यों को लोकार्पित किया जाएगा। उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति और बिलिंग से संबंधित शिकायतों और प्रश्नों को दर्ज करने के लिए बिजली विभाग ने एक क्लाउड बेस्ड वेब ऐप और 24/7 कस्टमर केयर सेंटर स्थापित किया है, जिससे आम जनता किसी भी समय मैसेजिंग, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मेल और चैट के माध्यम से किसी भी जगह और किसी भी डिवाइस से अपनी शिकायत अथवा प्रश्न दर्ज कर सकेंगे और वास्तविक समय में ही उसका समाधान करने का प्रबंध भी किया गया है। बिजली बिल भुगतान की सरलता हेतु JKPGD ने NPCI के BDPS प्लेटफॉर्म को ऑनबोर्ड किया, जिसके माध्यम से उपभोक्ता अब अपने बिजली बिलों का भुगतान कई मोड्स, डिजिटल टच पॉइंट्स और 600 से अधिक चैनलों से करने में सक्षम हो गए हैं। ये सभी पेमेंट मोड्स 24/7 उपलब्ध हैं। साथ ही PGD ने एक विशेष बिजली बिल वितरण वाहन का प्रावधान किया है, जिसके द्वारा
दूर दराज के इलाकों में आंच पाट बिजली बिल वितरित किए जाएंगे। ये वाहन न केवल बिजली बिल बांटेगा, अपितु डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बीबीपीएस के प्रचार हेतु जनता को बिजली बिल भुगतान के आसान माध्यमों से अवगत कराएगा और उनके निकटतम डिजिटल टच पॉइंट्स की जानकारी भी देगा। माननीय श्री आर.के. सिंह जी, माननीय श्री मनोज सिन्हा जी तथा माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के कर कमलों द्वारा इन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 24/7 पावर फॉर ऑल का सपना साकार करने में बहुत बड़ा कदम साबित होगा। जिन प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर हुए हैं उनकी उद्घाटन पट्टिकाओं के अनावरण के लिए विनम्र निवेदन माननीय मंत्री श्री आर से कि वो अपने कर कमलों द्वारा इन फ्लैग्स को अनवील करें। उनके साथ माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय संसद सदस्य जुगल किशोर शर्मा जी, माननीय सांसद शमशेर सिंह मनहास जी, जनाब वसीर खान साहब, एडवाइजर टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर, सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, वीडियो सुब्रमण्यम जी। वो 10 प्रोजेक्ट हैं और 9 प्रोजेक्ट इस तरफ हैं। कुल मिलाकर ये 19 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जी अब माननीय केंद्रीय मंत्री अपने कर कमलों द्वारा उद्घाटन पट्टिकाओं का अनावरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से भली प्रकार परिचित हैं और उनके हल के लिए सदैव कोशा रहते हैं। और ये भी एक सुखद संयोग है कि जो 19 प्रोजेक्ट्स हमने जो अभी आपके सामने जिनका जिक्र किया, एमओयू पे हस्ताक्षर हुए, पट्टिकाओं का अनावरण किया गया, वो सभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का जो संसदीय क्षेत्र है उसी में आते हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के लिए मैं दावत दे रहा हूँ हमारे केंद्रीय मंत्री सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को कि वो अपने विचार हम सबसे साझा करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। मंच पर विराजमान भारत सरकार में ऊर्जा मंत्री और मंत्री परिषद में मेरे साथी श्री राजकुमार सिंह, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और हमारे मित्र मनोज सिन्हा जी, लोकसभा में मेरे साथी जुगल जी, राज्यसभा में हमारे एक वरिष्ठ सदस्य शमशेर सिंह मनहास जी, भारत सरकार में पावर सेक्रेटरी सहाय साहब, एडवाइज़र उपराज्यपाल बशीर साहब, चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम जी, NHPC के चेयरमैन AK सिंह जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर जम्मू कश्मीर रोहित कंसल जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के उच्च अधिकारीगण, इस जम्मू नगर के जाने माने महानुभाव और दोस्तों, जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि अधिकतर
जिन प्रोजेक्ट्स का आज लॉन्च हुआ है वो इत्तेफाक से मेरे संसदीय क्षेत्र में, और इसलिए जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि होने के नाते और संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे राजकुमार जी का धन्यवाद और करना ही है और बधाई भी देनी है। लेकिन उससे पहले उनकी अनुमति से मैं चाहूँगा बात शुरू करूँ अपने मित्र लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को बधाई दे करके कि कहीं इस कार्यक्रम में वो बात छूट ना जाए कि गत 2 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ, और शायद ये मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हो। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूंगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों सहित ये कह सकता हूं कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहां ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई नामुराद वारदात हुई, और इतना भारी मात्रा में मतदान हुआ। वरना संसद और विधानसभा के चुनावों में भी विशेषकर घाटी में 10-15% से अधिक अपेक्षा नहीं रहती थी और उससे बड़ी संतुष्टि भी हो जाती थी। इस बार बढ़ चढ़ करके घाटी में भी 50-50, 60-60% मतदान होना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्लेषक इससे कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। शायद जनता ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि बार बार एक ही वंश से जो उम्मीदवार उतर करके आते थे उनसे जनता ऊब गई थी। वही चेहरे विधानसभा के लिए भी, वही चेहरे संसद के लिए भी, और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति उनकी आकांक्षाएं बुझती चली जा रही थी। वो जो जमहूरियत की तमन्ना जो झुलस गई थी, हसरत जो झुलस गई थी, उसने फिर से अड़ाई ली है। और मैं ये कहूँगा कि इस भारी मतदान का ये एक शायद संदेश है कि पुनः जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति जागृति हुई है, जमहूरियत के प्रति हसरत बंधी है। और मोदी जी के हस्तक्षेप से पहली बार हमें यह एहसास हुआ कि 3 स्तरीय लोकतंत्र क्या होता है, सेल्फ रूल क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है। पिछले 40-50 वर्षों में रोज हम अखबारों में सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात पढ़ा करते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो ये है कि जो धरती से जन्मा हुआ, और इसी कारण ये मतदान इतनी भारी मात्रा में हुआ कि लोगों को लगा कि हमारे बीच में से कोई जाकर के प्रतिनिधि जा रहा है, ना कि किसी वंश या परिवार से। और एक नए अध्याय का आगाज जम्मू कश्मीर में हुआ है। लोग पूछते हैं ये जो नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन स्थापित हुआ है, इससे बदला क्या है? तो मैं कहता हूं कि एक वाक्य में यह बदला कि हमें जिला परिषद मिली। उसके अतिरिक्त प्रशासन में एक नए वर्क कल्चर को लाने का प्रयास किया गया। केंद्र के वो कानून जो लोकहित के थे, जनहित के थे, जिन्हें जम्मू कश्मीर को वंचित रखा गया था, वो पहली बार यहां पर लागू हुए हैं। और विकास के कार्य जो धीमे पड़ गए थे उन्हें गति मिली, जो रुक गए थे पुनः प्रारंभ हुए हैं, जिसका प्रमाण आज का ये कार्यक्रम है। और यदि आप प्रशासन की बात करें तो एक ऐसा भी बदकिस्मती से समय गुजरा था कि भ्रष्टाचार के नाम को लेकर के कोई कान खड़ा नहीं होता था, क्योंकि लगता था कि दिस इज वर्चुअली अ नॉर्म इन जम्मू कश्मीर। इत्तेफाक से नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसे ही कहा जाता था। अब वहां पे भी वातावरण बदला है। पहली बार डीओपीटी का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू हो चुका है। 2018 का उसमें संशोधन भी है, जिसके चलते रिश्वत लेने वाले के साथ साथ रिश्वत देने वाले को भी आरोपी ठहराया जाएगा, और इसलिए आने वाले समय में देने वाला भी और लेने वाला भी थोड़ा चौकस रहेगा। इसी प्रकार केंद्र के वो कानून जिन्हें कोई कारण नहीं था रोक के रखने का, उन्हें 370 की आड़ में रोके रखा गया। उदाहरण के तौर में डॉरी एक्ट, भला मुझे बताइए कौन से संविधान की उल्लंघना होती अगर डॉरी एक्ट यहां लग जाता। चाइल्ड मैरिज एक्ट, बाल विवाह का क्या कारण था। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज,
सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये ऐसे एक्ट हैं जो बड़े बड़े लोग देश दुनिया के जो ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की बातें करते हैं, उनके पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि कौन सा संविधान है जो इस प्रकार के कानून को लागू होने से बाधा बनता है। और धीरे धीरे ये नोटिफिकेशन जारी है। हो क्या रहा है कि जो नहीं लगा होता उसके बारे में सवाल आ जाता है। क्या हुआ, अभी कल ही मुझे किसी ने पूछा कि साहब मिनिमम वेजेस एक्ट कब लगेगा। मैंने कहा वो भी जल्दी लगेगा। जब लग जाएगा तो कुछ लोगों को परेशानी भी होगी, क्योंकि फिर लिखित में वेतन देना पड़ेगा। और जो काम बचे हैं वो भी धीरे धीरे इस नई व्यवस्था में हो रहे हैं। और ये एक ऐसी सरकार है जो रिस्पॉन्सिव भी है, जो आंख मीचना नहीं चाहती। बेरोजगारी का एक विषय है, बार बार आता है, और आजकल बार बार डेली वेजर्स की बात हो जाती है। मैं इसलिए ये बात एक आध रख रहा हूं, 2 क्षण लेकर के, ताकि कुछ एक बातें स्पष्ट हो जाएं, ताकि पीछे वो आपका पीछा ना करती रहें। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी इस बात को लेकर के चर्चा हुई है, प्रशासन को लेकर के भी, चीफ सेक्रेटरी को भी लेकर के। वो चिंतित है संवेदनशीलता से इसका कोई समाधान निकालने के लिए। लेकिन आलोचकों से भी मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आप साथ साथ प्रश्न के साथ साथ समाधान भी दे दीजिए। और कभी कभी आलोचना करते करते ऐसे लगता है मानो यही लोग जो बैठे हुए इन्होंने ही डेली वेजर लाखों की संख्या पैदा की है। लेकिन मैं एक राजनीति क्षेत्र से जुड़ा हूं, मुझे कहने में कोई गरेज नहीं कि पिछली सरकारों की देन है, उनका पाप है। प्रायश्चित करने का सौभाग्य हमें मिला है और प्रायश्चित होगा। लेकिन पिछली सरकारों में जो सरकार आती थी, जो मंत्री आते थे, बैकडोर से लगाया जाता था और कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर है, यहाँ सब चलता है, बाद में आप परमानेंट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता तो अपने पुत्रों को क्यों ना लगाते। इसलिए हम इन पापों का प्रायश्चित करेंगे, लेकिन पापों की घंटी अपने गले में डलने दें, इतने मूर्ख नहीं। और इसलिए समाधान की बात जहां तक है, मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा एलजी साहब का काम सरल करने के लिए। यदि आप उनको सीधा सीधा कन्फर्म कर दें तो ये बेरोजगार नौजवान जो बाहर गलियों सड़कों में जाकर के स्टे ऑर्डर ले आएंगे। अगर आप रिटन टेस्ट करें तो इंटरव्यू समाप्त हो चुका है। तो इसका क्या विकल्प होगा, उसको बड़ी संजीदगी से डूएबल मान करके करना होगा। और किसी भी, और अब इसी दिशा में जाके ये गुनाह दोबारा ना हो, डीओपीटी का ही लाया हुआ एक जो यहाँ लागू नहीं हुआ था कि इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर की ही रेजीम में। वरना पहले ये भी हुआ करता था कि 100 नंबर इंटरव्यू रिटर्न में कोई बच्चा लेता, उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता, और जहां पक्षपात करना होता था इंटरव्यू के 100 नंबर दे दिए जाते। उस दिन एक प्रदर्शन यहाँ हो रहा था, मैं वहां गया और मैंने कहा कि भाई अगर एक बच्चा गरीब घर से 100 नंबर लेकर के आता है नौकरी प्राप्त का, हम उसके साथ खड़े होंगे, भले ही 1000 लोग बाहर प्रदर्शन करें, पुतले जलाएं, पुतले जलाने से नौकरी नहीं मिलेगी। हमें भारत की मुख्य धारा की प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ना होगा। हमें इसलिए वंचित रखा गया, हमारा विकास रुका है, हमारी ग्रोथ रुकी है। किसी भी जिम्मेवार सरकार का फर्ज ये है कि ना केवल सरकारी नौकरियां मुहैया करवाए, बल्कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराए, लाइवलीहुड। और उसी दिशा में ये सारे प्रोजेक्ट्स, उसी दिशा में इंडस्ट्री के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनका प्रशासन भरसक प्रयास कर रहा है। मुर्मू साहब ने भी उस वक्त आउटरीच प्रोग्राम किए, बाद में कोरोना के कारण बाधा बन गई। अभी कुछ ही दिनों के बाद हम एक और एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाले हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जिसके मेरी जिम्मेवारी में है, और एलजी साहब के साथ। यहाँ 3 बैम्बू क्लस्टर लगाए जाएंगे। यहाँ तो किसी ने मांग भी नहीं की थी, किसी को मालूम भी नहीं था कि कठुआ सांबा में कितना बैम्बू का जंगल है, रियासी में। ये सब रोजगार के जरिए सेल्फ लाइवलीहुड जो हमने सफल प्रयोग नॉर्थ ईस्ट में किया है, यहाँ करने की दिशा में है। और जब ये प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो इनसे भी जॉब जनरेशन होगी। और जहां तक विकास का संबंध है, आंकड़ों सहित ये कहा जा सकता है कि पिछले 5-6 वर्षों में, विशेषकर पिछले 4 वर्षों में जब ये व्यवस्था बदली है, जितना विकास हुआ है इतने पिछले 6-7 दशकों में नहीं हुआ। अब बदकिस्मती ये है कि मीडिया में इसकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, बिकॉज डेवलपमेंट डज नॉट मेक अ गुड मीडिया स्टोरी, लैक ऑफ डेवलपमेंट डज मेक अ गुड स्टोरी। नाली टूटी हो, उसका चित्र लगे तो खबर बनती है, डैम बन जाए तो नहीं। अगर गिरवाने लगेंगे तो सारा दिन लग जाएगा। लेकिन ये आधा मिनट लेकर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ध्यान में कम से कम 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के। आपका चनहरी नाशरी का टनल एशिया का सबसे लंबा
90 किलोमीटर प्रधानमंत्री जी ने आके उसका लोकार्पण किया था। पहला ऐसा रोड प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया, ये चर्चा में नहीं आता। उत्तर भारत का पहला केबल फ्री ब्रिज अटल सेतु, यहां का पहला इंटरस्टेट ब्रिज कीड़िया गड़ियाल, सबसे बड़ा एक्सप्रेस कॉरिडोर निर्माणाधीन है कटरा से लेकर के दिल्ली तक। और आपकी बगल में हीरानगर में ईडन गार्डन, रायकुमार जी, ईडन गार्डन के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम हमसे यहां 30 किलोमीटर दूर बन रहा है। ये विकास नहीं तो और क्या है? तो कहते हैं धरती पे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ये सब कोई धरती पे ही तो हो रहा है, आसमान पे थोड़ी हो रहा है। जिसका नाम हमने अरुण जेटली जी के नाम पे रखा क्योंकि उन्हें उस गांव से थोड़ा लगाव भी था। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, आपको हैरत होगी, आईफल टावर से 35 मीटर ऊंचा रियासी में अगले वर्ष तैयार होगा। और मेट्रो ट्रेन यहाँ 3 साल में आने वाली है। हालांकि अगर क्यू में चलते तो हमारी बारी बाद में आनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए हमें खुद जाकर के चर्चा करनी होगी। और जो आज पावर प्रोजेक्ट्स आर.के. सिंह जी के सौजन्य से आए हैं, उसके लिए मुझे उनका धन्यवाद भी करना है, बधाई भी देनी है और क्षमा याचना भी करनी है। अब सोचेंगे क्यों करनी है। अब वो मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि मन ही मन समझते हैं कि पिछले 3 साल में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब इनको तंग नहीं किया हो। और मुझे खुशी है ये कहते हुए, हमारे कहने पर 3 बार, क्योंकि ये पकड़ डोल के प्रोजेक्ट की तो घोषणा प्रधानमंत्री जी ने जब फरवरी 2019 में यहाँ आए थे तो की थी। कीरू का प्रोजेक्ट रुक गया था, वो एक सबॉर्डिनेट नोट होता है, हम तो इतना जानते नहीं, जिन्होंने IAS KS किए वो समझते होंगे उसका मतलब क्या, पहले तो मुझे मतलब समझना पड़ा। उसके लिए अटक गया था। मैं रोज आर.के. जी के पास जाता, 3 बार EA जो इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, वहां पे लाया गया। आखिरकार चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी उसमें सहयोग किया और ये कीरू चल पड़ा। रेटले प्रोजेक्ट पिछली सरकार का रुका हुआ था। इन बातों का कौन जवाब देगा? ये विकास की गति बढ़ने का काम भी हुआ और विकास जो रुका उसको चलाने का काम भी हुआ। आज किश्तवाड़ पावर हब बनने जा रहा है। ये पकड़डूड 1000 मेगावाट, कीरू 6.5 पावर प्लस हो जाएगा और आसपास का क्षेत्र भी पावर से मालामाल होगा। और इसके अतिरिक्त किश्तवाड़ में नया हवाई अड्डा बन रहा है उड़ान स्कीम के तहत। आयुष का अस्पताल, बड़ी देर से ताली बजी, मैंने समझा अभी तक विकास की चर्चा नहीं होती तो शायद यहां भी नहीं होगी। किश्तवाड़ में सैफरन की पार्क, हैरत हो गई मुझे, अभी 4 दिन पहले किसी ने लिखना शुरू कर दिया सैफरान भी कश्मीर गया। अरे बाबा, सैफरान किश्तवाड़ में पहले से है। ये बातें इसलिए मैं कहने आ रहा हूं कि अक्सर हम भूल जाते हैं और हमें ये भुलाने वाले बहुत है। सैफरन फार्म एग्जिस्ट इन किश्तवाड़ फॉर सेवरल ईयर्स, सैफरन फार्म कहते हैं उसको, और अब वहां सैफरन पार्क बनाने की योजना है। और वास्तविकता यह है कि 2018 में जब राधा मोहन सिंह जी मंत्री थे, उनको यहां ला करके उसका शिलान्यास करने का कार्यक्रम भी तय हो चुका था। आखिरी समय के वहां के स्थानीय लोगों ने कहा कि इसका वेन्यू बदल दीजिए। तो मैंने कहा भाई, जिन लोगों के लिए स्थापित हो रहा है, अगर उनकी इच्छा है कि बदलना है तो हम इसको रोक लेते हैं। और अब मेरी बात हुई है, वो फिर से उसका हाल ही में जल्दी शिलान्यास हो जाए। इसी प्रकार किश्तवाड़ में सफायर माइंस, किसी को इल्म भी नहीं है यहाँ पर, किसी ने किसको गाली दे दी ये तो आसान होता है कहना, उसका जवाब क्या दिया ये भी आसान। लेकिन आप तशरीफ लाइए, देखिए नीलम की कान। और मुझे एक प्रसन्नता है कि मनोज जी के होते हुए हमें एक बहुत बड़ा काम, जो उत्तर भारत की नीलम की कान किश्तवाड़ में, उसका काम शुरू होगा। कॉलेजेस की तो भारामार है। और जो प्रोजेक्ट्स का संबंध है, मैं स्वयं 2 दिन होकर के आया किश्तवाड़ इस कार्यक्रम से पहले, और वहां पर यह तय हुआ कि जो अनस्किल्ड लेबर होगी या एम्प्लॉयज होंगे वो लोकल होंगे। और सिंह साहब से 1400 लोगों की भर्ती हुई है अभी 15 दिन पहले सांबा और कठुआ बॉर्डर में। आपने उसका जिक्र नहीं किया। कह जी ये जो नहीं हुए भर्ती, इनका क्या हुआ? अरे भाई आप बताइए क्या करना है। एक मापदंड रखा गया, रिटन टेस्ट रखा गया, जो उत्तीर्ण हुए, अब अगली बार होगा। फिर आप समाधान दीजिए ना। अगर उसी का इंटरव्यू लेना जो सिलेक्ट नहीं हुआ तो समाधान नहीं है, वो तो अन्याय है। और अभी 2 बटालियन और उनकी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया, पुलिस बटालियन।
और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से भी पावर जॉब जनरेशन का ही काम होगा। इसलिए बहुत लंबी बात नहीं करनी है, क्योंकि फिर हम विषय से बहुत दूर चले जाएंगे और बहुत दूर तक चले जाएगी। मैंने केवल इतना निवेदन करना है कि हम सहयोग करें। मनोज जी के साथ कई वर्ष तक मुझे काम करने का अवसर रहा। पहली बार मैं ही उन्हें जम्मू कश्मीर लेकर के आया था, शायद आपके ध्यान से निकल गया होगा, जब कटरा के रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा था, तो प्रधानमंत्री जी से करवाया गया था और मनोज जी भी हमारे साथ आए थे। इसलिए हम उनका सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें, और केवल इतनी विनती है कि पिछला चश्मा उतार फेंकें और अपनी जहनियत से हर चीज को शक व शुबा की निगाह से देखने की प्रवृत्ति वो त्याग दें। स्वर्गीय अरुण जेटली जी कहा करते थे कि हमारे यहाँ के लोग हमेशा कॉन्सिप्रेसी विक्टिम मोड में रहते हैं कि जो हुआ साहब कुछ अन्याय हो गया। एक 4 दिन पहले एक लेख छपा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ पढ़ के। बुद्धिजीवी यहाँ के लिखते, साहब ये एलजी रजीम क्या कर रही है? अगर जमीन का कानून के तहत सबको जमीन खरीदने का हक था तो फिर डोमिसाइल क्यों दिया? हम तो समझते थे कि बुद्धिजीवी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। भाई हिंदुस्तान भर में ये व्यवस्था है। डोमिसाइल इसलिए दिया गया कि अगर आपके बच्चे ने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहाँ पर की हो, चाहे आप बाहर के रहने वाले हो, वो प्रोफेशनल कॉलेज में अप्लाई कर सकता है। ये कानून कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है। या आप यहाँ के रहने वाले हैं, डोमिसाइल होल्डर हैं, तो आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लैंड के लिए नहीं। आपको याद होगा जब कश्मीरी पंडित स्थापित होकर के गए थे तो जो उनमें से समर्थ थे उन्होंने फ्लैट खरीद लिए थे नोएडा में, पूना में, दिल्ली में, लेकिन बच्चों की एडमिशन के लिए उस समय मुरली मनोहर जोशी जी के हस्तक्षेप से, अडवाणी जी के हस्तक्षेप में महाराष्ट्र और इन प्रदेशों में सीटें रिजर्व कराई गई थी। जमीन खरीद सकते हैं आप, फ्लैट खरीद सकते हैं हिंदुस्तान भर में जाकर के, लेकिन बच्चे को एडमिशन नहीं दे सकते प्रोफेसर का जब तक आपको आगे डाले। ये फर्क है। हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें ताकि हम बाकियों को भी अध्ययन करवा सकें। तो इस प्रकार के विवाद पैदा करके हम प्रशासन को डिस्ट्रैक्ट करने का काम जाने अनजाने में कर देते हैं, क्योंकि मोदी सरकार का एक सदस्य होने के नाते मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के होते ना कोई अन्याय हो सकता है, ना कोई भेदभाव हो सकता है। यदि कोई ऐसा करेगा तो वो कान पकड़ के बाहर भी कर दी सकता है। और हमने इसको अपनी आंखों से देखा जब यहां एम्स को लेकर के प्रदर्शन हो रहे थे, तो हमने पार्लियामेंट से निकलते हुए एक दिन मैंने प्रधानमंत्री जी के आगे बात रखी। उस समय कुछ और सोच रहे थे, बाद में अखबारों में आया, खबरों में आया कि यहाँ प्रदर्शन शुरू हो गया कि श्रीनगर में एम्स है। दूसरे ही दिन लिफ्ट में हम जा रहे थे तो उन्होंने स्वयं पूछा कि क्या हुआ वो एम्स का। मैंने कहा जो जम्मू वाले मांग रहे हैं। बोले मैं तो जानता हूँ, श्रीनगर में दिया तो जम्मू वाले तो मांगे ही मांगेंगे। और उस वक्त उन्होंने नड्डा जी को कहा, दूसरे दिन पहला ऐसा प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश तो दूर रहा, राज्य जहां 2-2 एम्स है। आरके जी बिहार से आते हैं, वहां नहीं है, इतना बड़ा राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों में एक पौंडीचेरी है, वो भी लेगेसी से उनको जिप में मिला, एक चंडीगढ़ है, पीजीआई, और कहीं नहीं है। हम समझ ही नहीं रहे हमें कितना वरदान मिल रहा है, और हम सभी कह रहे हैं, हर बात में कहते हैं कि इधर चला गया, उधर चला गया। और इसलिए 70 साल आपने इंतजार किया, हमने इंतजार किया। 70 साल पिछली सरकारों का भेदभाव भी झेला, 70 साल उनका न्याय भी झेला। तो क्या हम एलजी की रजीम को 70 हफ्ते भी नहीं दे सकते, 70 सप्ताह भी नहीं दे सकते? अभी तो उनके मुश्किल से 60 सप्ताह हुए हैं, 31 अक्टूबर 2019 से लेकर के। तो कृपा करके 70 हफ्ते देकर देखिए, सारा ये आलम बदलेगा, एक एक दिन में बदलेगा। क्योंकि जिस प्रकार का व्यवस्था और जिस प्रकार की न्यायपूर्ण नीति पर अब सीधा सीधा केंद्र की देखरेख में काम हो रहा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश सीधा सीधा अमित शाह जी की निगरानी में, इस प्रकार की व्यवस्था में कभी नहीं मिली। हम इसका पूरा लाभ लें, बल्कि अपना वक्त इसमें ज़ाया ना करें कि कहीं कोई साजिश हो गई, ये रह गया, वो रह गया। जो रह गया वो भी आ रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई एलजी मनोज जी को भी, और धन्यवाद आरके सिंह जी को भी। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी।
जब से माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में पदभार ग्रहण किया है, तब से ही आवाम की मुश्किलात को दूर करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ब्लॉक दिवस हो, बैक टू विलेज हो, इन सब प्रयासों का उद्देश्य आवाम की खुशहाली है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर श्री मनोज सिन्हा। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री और यहीं के सांसद श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, मंच पर विराजमान यहाँ के सम्माननीय लोकसभा सदस्य महोदय, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनहास जी, हमारे सलाहकार श्री बशीर खां जी, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव श्री वी.आर. सुब्रमण्यम जी, भारत सरकार के ऊर्जा सचिव, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के सीएमडी श्री ए.के. सिंह जी, सभागार में उपस्थित डॉक्टर निर्मल सिंह जी, यहाँ के महापौर, विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि आने वाले वर्ष में बीमारी से तो मुक्ति मिले ही, विकास की एक नई गाथा जम्मू कश्मीर लिख सके। आगाज 2021 का तो शानदार तरीके से हो रहा है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन 2020 की विदाई भी जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए 5 लाख रुपए इलाज की सुविधा देकर के गया। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो सौगात जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दी, आयुष्मान भारत सेहत के अंतर्गत। 1 तारीख को मैं दिल्ली में था और नेफेड और यहाँ के कृषि विभाग में एक MOU हम लोगों ने साइन किया 1 तारीख को, जिसमें हाई डेंसिटी एप्पल की एरिया भारी मात्रा में कश्मीर में भी बढ़े और जम्मू में भी जिन जिलों में सेव लगाया जा सकता है वहां सेव लगाया जाए। इस काम को अंजाम देने की शुरुआत हम सबने की है। कोल्ड चेन और कोल्ड स्टोरेज का क्लस्टर बनाना, मार्केट लिंकेज करना, सैफरन की GI टैगिंग की बात आपने सुनी थी, लेकिन जम्मू में भी जो एग्जॉटिक वेजिटेबल्स और बाकी किसान पैदावार कर रहा है उसकी भी GI टैगिंग कराना, ये हमारा कृषि विभाग नेफेड के साथ मिलकर के ये काम करेगा। 2 दिन बाद ठीक आज ऊर्जा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर बने, इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है। रोहित कंसल जिन्हें अभी एक प्रेजेंटेशन PDP डिपार्टमेंट का आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। जब श्रीनगर से हम जम्मू आ रहे थे तो कश्मीर के निवासी एक ही बात की चिंता व्यक्त करते थे कि पिछली बार सर्दियों में बिजली के अभाव के कारण बहुत परेशानी हुई। स्वाभाविक भी है, 2 बार हम सब लोग बैठे, जो संभावना बन सकती थी, अभी उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में 17% ज्यादा बिजली उपलब्ध हो रही है। जब मैंने बैठक में बात कही कि भाई बर्फ पड़े तो भी 24 घंटे में ट्रांसफार्मर शहरी क्षेत्र में बदलना ही है और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 48 घंटे में, कई प्रकार के प्रश्न आए। लेकिन मैं आभारी हूं अपने सभी सहयोगियों का
जिन्होंने मिलकर के केवल फैसला नहीं किया बल्कि आज उसे जमीन पर उतार करके दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले मैं था श्रीनगर में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के अस्पताल का शिलान्यास था, 100 बेडेड हॉस्पिटल का। भारत सरकार के श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी थे, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। वहाँ दुख व्यक्त कर रहे थे कि सर्दियों में बिजली की बहुत दिक्कत होती है और गर्मी में जम्मू को बड़ी दिक्कत होती है। पुराने व्यक्ति हैं, यहाँ के कई बार मुख्यमंत्री रहे, अनुभवी राजनेता हैं, ये सच है। और जम्मू और श्रीनगर में भी हम 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं, ये सच्चाई है। देश के दूसरे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने 24/7 का लक्ष्य रखा है और आर.के. सिंह जी जो कहते कम हैं करते ज्यादा हैं, इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हम जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटा 12 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं और इसलिए हमें कुछ न कुछ ऐसा फैसला करना है जिससे आने वाले 3-4 वर्षों में, और मैं तो चाहूंगा कि 2 वर्ष में, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम 24 घंटे बिजली दे सकें। इस तैयारी के साथ हम काम करना चाहते हैं। उस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता हूं जिसका प्रस्तुतिकरण किया गया है। मोटे तौर पर 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय और नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के कारण आज जम्मू कश्मीर में आ रहा है। 70 सालों में जहां हम पहुंचे हैं, आने वाले 4 सालों में उतनी ऊर्जा हम जम्मू कश्मीर में बना सकेंगे। आज का दिन मैं मानता हूं कि ऐतिहासिक दिन है। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मैंने कहा था कि एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है, ये उसका सबसे सुनहरा पन्ना है। आज 3 जनवरी 19 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हुए हैं। उसमें ट्रांसमिशन के भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के भी हैं, कुछ कश्मीर के हैं, कुछ जम्मू के हैं। मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूं। एक बस बिल पहुंचाएगी। मैं समझता हूं कि अब आधुनिक तकनीक के जमाने में बिल पहुंचाई जाए, इससे अब जम्मू कश्मीर को बाहर निकलना चाहिए। अब हमें उस दिशा में जाना चाहिए कि प्रीपेड मीटर 2 साल में जम्मू कश्मीर के हर घर में पहुंच जाए। इस काम को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत है और हर घर में मीटर लगे। अगर ये काम हम नहीं कर सकेंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि हम सबके जरूरत के हिसाब से 24 घंटे बिजली दे सकेंगे। और इसलिए इस काम को हम आगे करने वाले हैं। मैं जानता हूं इसको लेकर के कई लोग अनेक प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन जो केवल बात करते हैं वो केवल बात करते हैं। काम करने वाले कभी बातों से घबराते नहीं और ये काम हम करके दिखाएंगे। मित्रों, मोटे तौर पर आप देखिए देश के विभिन्न राज्यों में तो एवरेज ग्रोथ जो पावर सेक्टर में है 10% की डिमांड हर साल बढ़ती है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाली है, जल्द ही आ सकती है, किसी दिन कैबिनेट उसे अनुमति देगा। तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में पावर की डिमांड 15% हर साल बढ़ने वाली है और उस जरूरत को पूरा करने के लिए अगर हमने अभी तैयारी नहीं की तो मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर शायद राष्ट्र के बाकी राज्यों से निश्चित रूप से हम उस समानता तक नहीं पहुंच सके। शायद आगे आने वाले दिनों में हम और पिछड़ जाएंगे। अभी बताया गया कि अभी तक 3504 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं और आज 3498 मेगावाट बिजली बनाने का संकल्प यहां हस्ताक्षरित किया गया है। मित्रों, ये ज्वाइंट वेंचर है एनएचपीसी के साथ हमारा, और मैं कहना चाहता हूं कि सियालकोट सावलकोट ये 1984 में आर.के. सिंह जी बनना शुरू हुआ था। 36 साल हो गया। 36 साल में 1 मेगावाट पावर हम नहीं बना सके। कई लोग यहाँ विद्वान बहुत हैं, बता रहे थे मेरे पहले जितेंद्र सिंह जी, कई लोग तरह तरह की बात करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक समय था जब ये धारणा बन गई थी कि इस देश में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लग नहीं सकता।
एक धारणा बन गई थी। देश में तमाम पर्यावरण पर काम करने वाले विशेषज्ञ, उनके पास और कोई काम नहीं था, यही काम था कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जहां बन रही है वहां चल के धरना देना। और मैं आज सार्वजनिक रूप से नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व सीएमडी योगेंद्र प्रसाद का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं, जिस व्यक्ति के कारण देश में यह भरोसा कायम हो सका कि नहीं 5 साल में 4 साल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन सकती है। और एनएचपीसी को वो दक्षता हासिल है और इसलिए हमने फैसला किया कि एनएचपीसी के साथ हम ज्वाइंट वेंचर करेंगे। पहले भी एनएचपीसी को कुछ परियोजनाएं दी गई, लेकिन पहले के एमओयू में और आज के एमओयू का जो सबसे बड़ा अंतर है वो मैं जरूर बताना चाहता हूं। पहले जो 3 परियोजनाएं एनएचपीसी ने बनाई हैं वो राज्य सरकार को वापस मिलेंगी ऐसा अनुबंध में कहीं लिखा हुआ नहीं था, लेकिन आज जो हम अनुबंध कर रहे हैं उसमें 40 साल बाद ये पूरी परियोजना जम्मू कश्मीर सरकार की होगी। ये नया प्राविधान हमने एमओयू में डाला है। 13% मुफ्त बिजली बिना एक पैसा लगाए हुए, जो हमारी इक्विटी भी वो भी आर के सिंह जी और प्रधानमंत्री जी देंगे, भारत सरकार देगी, एक पैसा हम नहीं दे रहे हैं। 13% फ्री बिजली हमें मिलेगी। और उसको अगर हम देखें तो मोटे तौर पर 454 मेगावाट, आज हमारी जो डेफिसिट है 500-600 मेगावाट की, तो 454 मेगावाट बिना पैसे की बिजली हमें 40 साल तक मिलने वाली है। और उसके बाद ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर राज्य के होंगे, यूटी के होंगे। ये स्थिति हम पाने वाले हैं। और केवल यही नहीं होना है, बड़ी चर्चा कार्बन फुटप्रिंट की हो रही है, कार्बन इमिशन की हो रही है, उससे भी निजात मिलने वाली है। पर्यावरण का संतुलन ठीक होने वाला है। और मुझे लगता है कि वो लक्ष्य जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के नागरिकों की जो इच्छा है कि पावर डेफिसिट स्टेट से हम पावर सरप्लस स्टेट की ओर बढ़ें, उस दिशा का सबसे महत्वपूर्ण कदम या उसकी बुनियाद आज 3 जनवरी को आर के सिंह जी की उपस्थिति में रखी गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 4 वर्षों में वो स्थिति हम हासिल करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आभारी हूं आर के सिंह जी का। यहाँ आने के बाद पहली बार जब मैं उनसे मिलने गया था तो यहाँ के हमारे जो प्रमुख सचिव हैं ऊर्जा के, रोहित कंसल जी, और मुख्य सचिव श्री BVR सुब्रमण्यम जी से मैंने लिख, क्योंकि 2-3 दिन हुआ था, 4 दिन, कि क्या क्या दिक्कतें हैं। मैं आर के सिंह जी के दफ्तर गया तो मैंने उनको बताया कि ये है, ये है, ये है। तो जो वाक्य उन्होंने कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरा स्वभाव नहीं किसी के सामने मैं तारीफ करूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन जो बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि देखिए सारा कानून तोड़ देंगे जम्मू कश्मीर के लिए, जितनी मदद होगी वो जम्मू कश्मीर के लिए करेंगे। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभारी हूं। और जो प्रेजेंटेशन में आपने देखा है, मोटे तौर पर पीएमडीपी के पहले 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में ऊर्जा क्षेत्र में होता था, पावर सेक्टर में। ये तो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के बाद इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा। और आज जो थोड़ा स्थिति सुधरी है हमारी, मैं समझता हूं कि उसके लिए जम्मू कश्मीर को निश्चित रूप से देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का आभार मानना चाहिए, जिनके कारण आज ये स्थिति यहां बनी है। और विकास का उजाला जरूर यहां लोग देख सकेंगे। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन मेगा प्रोजेक्ट्स में जो काम होंगे, रोजगार भी मिलेगा, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। अगर सिक्किम को आप देखें, हिमाचल को देखें, केवल हाइड्रो पावर के बदौलत सिक्किम कहां पहुंच गया है, हिमाचल कहां पहुंच गया है। हमारे पास जो क्षमता थी, कई लोग ये मान लिए थे कि यहाँ का पानी हमारे लिए सोना और हीरा, इसे जुगाड़ करके बंद करके तिजोरी में रखना है, और इसलिए ये परियोजनाएं लगे ना, इस दिशा में भी लोग सोचते थे। मित्रों में पानी हमारा है, पानी हमारे पास रहेगा, इसकी एक बूंद एनएचपीसी या कोई लेकर के जाने वाला नहीं है, हमको बिजली जरूर देने वाला है। ये बात मुझे लगता है कि सबके जहन में बैठा करके रखने की जरूरत है। अब अनशेड्यूल्ड पावर कट, मैं कोई बात छिपा के नहीं रखता हूं, जम्मू में रहता हूं, मैं देख रहा हूं, लेकिन अब उसका तात्कालिक उपाय कोई नहीं है कि हम तुरंत तात्कालिक उपाय कर लें।
मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि उस दिशा में ठोस काम हम कर रहे हैं। हमारा पूरा पीडीपी इसमें काम कर रहा है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पीडीडी, पूरा डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। हम अपने कैपेसिटी कॉन्स्टेंट को समझते हैं, इसलिए आज आर के सिंह जी से मैंने कहा कि हमको कुछ भारत सरकार के विशेषज्ञ दीजिए ताकि इन सब कामों को हम तेजी से और आगे बढ़ा सकें, अपने जो हमारे लोग हैं उनको दक्ष बना सकें, उनको प्रशिक्षित कर सकें, ताकि आने वाले समय में जो लक्ष्य रखा है प्रधानमंत्री जी ने 24/7 पावर का, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। और मैं आश्वस्त हूं कि निश्चित रूप से ये हम लक्ष्य हासिल करेंगे। बहुत सारी बातें जितेंद्र सिंह जी ने बता दी हैं। मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा, क्यों के सिंह जी ठीक कह रहा हूं ना, हाइड्रो पावर है, आगे आने वाले दिनों में सोलर पावर, विंड पावर, इस दिशा में भी एनएचपीसी के साथ हम सहयोग करेंगे। जब आर के सिंह जी आए तो कुछ बातें हमने ट्रांसमिशन और जनरेशन सेक्टर में हमको क्या क्या मदद चाहिए लिख करके हमने दिया है, और उन्होंने आश्वस्त किया है कि ये जो आपकी ओर से कहा गया है इसे निश्चित रूप से उन्होंने और भारत सरकार के ऊर्जा सचिव ने भी ये भरोसा दिया है। मैं कह सकता हूं कि एक क्वांटम लीप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और हर क्षेत्र में इस तरह से सुनियोजित ढंग से विचार करके हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और आज की तारीख और आज का पूरा एमओयू मैं जम्मू कश्मीर की जनता को समर्पित करता हूं और पूरी जिम्मेदारी से यकीन दिलाना चाहता हूं कि समस्या के निवारण के लिए दिन रात हम सब मिलकर के काम करेंगे और समयबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाए। के सिंह जी, आपसे विशेष रूप से, क्योंकि अभी आप फोन कर रहे थे, अब अगले महीने से मेरा फोन आपके पास जाएगा। अभी तक आपका फोन आता था कि अभी एमओयू में देर हो रही है, लेकिन फरवरी से अब हम लोग फोन करना शुरू करेंगे कि कौन क्लियर हुआ, कब से काम शुरू करेंगे, ये काम हम लोग करने वाले हैं। तो मैं इतनी ही बात कहता हुआ ऊर्जा मंत्री जी को, क्योंकि जितेंद्र सिंह जी के घर में उनको धन्यवाद देना मुझे लगता है कि ये उनका अपमान होगा। ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष रूप से मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि गर्मियों की दिक्कत आप लोग समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, हम प्रयास कर रहे हैं कि पिछली गर्मी से इस बार जम्मू के लोग बेहतर महसूस करें और अगली गर्मी में जम्मू शहर में 1 घंटे की बिजली कटौती न हो, इसका प्रबंध करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि सफर में आज वही कश्तियां निकलती हैं, सफर में आज वही कश्तियां निकलती हैं जिन्हें खबर है हवाएं भी तेज चलती हैं, हवाएं भी तेज चलती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराज्यपाल महोदय। जैसा जिक्र किया गया कि इन परियोजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सहजता से हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की गति किस कदर बढ़ने वाली है। वितरण और ट्रांसमिशन में जम्मू कश्मीर में सुधार के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर के सिंह जी के सहयोग से 10,000 करोड़ रुपए अलग से प्राप्त हुए हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात आती है तो जैसा जिक्र किया गया कि आर के सिंह साहब को जम्मू कश्मीर से विशेष लगाव है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं, गुजारिश कर रहा हूं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री आर के सिंह जी से कि वो अपनी ओजस्वी वाणी में हम सबको संबोधित करें। माननीय मनोज सिन्हा जी, माननीय उपराज्यपाल महोदय, माननीय जितेंद्र सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य मंत्री एटॉमिक एनर्जी और बहुत सारे विभाग, श्री युगल किशोर शर्मा जी,
माननीय संसद सदस्य लोकसभा शमशेर सिंह मनहास जी, माननीय संसद सदस्य राज्यसभा, सेक्रेटरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संजीव नंदन सहाय जी, बशीर अहमद खान जी, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, श्री BVR सुब्रमण्यम साहब, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर रोहित कंसल जी, CMD NHPC, ज्वाइंट सेक्रेटरी हाइड्रो, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी पदाधिकारीगण। किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य, किसी भी यूनियन टेरिटरी का डेवलपमेंट तभी संभव हो सकता है जबकि ऊर्जा उपलब्ध हो। विदाउट पावर यू कैन नॉट डेवलप, एंड विदाउट पावर यू कैन नॉट एक्चुअली मूव अहेड एट ऑल। The power is a fundamental requirement for improving the quality of life. It's a fundamental requirement for industry. It's a fundamental requirement for services. It's a fundamental requirement for medicine, for everything. हर एक चीज के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। और भविष्य में ये व्यवस्था हम लोग लाने वाले हैं कि आपकी मोबिलिटी के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता हो। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते। आप विकास नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, तो आपके यहाँ रोजगार भी नहीं होगा। और तकलीफ की बात यह है कि पूरे देश की स्थिति को अगर हम देखें तो ऊर्जा की व्यवस्था सबसे ज्यादा पिछड़ गई यहां जम्मू कश्मीर में। और उसके लिए मैं एकदम दो टूक शब्दों में जो पूर्व की सरकारें हैं उनको जिम्मेवार ठहराता हूं। देश में ऐसा कोई राज्य, कोई संशासित क्षेत्र नहीं है जहां पर कि गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कांटेदार तार या बार्ड वायर का इस्तेमाल होता। इतना कम डेवलपमेंट लोगों ने किया इतने वर्षों से, 40, 50, 60, 70 वर्षों से। उनको ये हिसाब देना होगा, देना चाहिए। आप मांगिए कि इतना पैसा जो आता रहा और जितना पैसा हर राज्य को जाता था उससे ज्यादा पैसा यहां आता था। कोई भी योजना आप उठा करके देख लीजिए क्या हुआ उसका। जबकि मैं ऊर्जा मंत्रालय में आया तो मैंने सोचा कि नहीं साहब, तो पहले तो जम्मू कश्मीर जाना है। यहां आया तो मैं यहां आया 2017 के अक्टूबर में, और हमारी जो योजनाएं थी, दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, APDS, ये सब प्रारंभ हो चुके थे 2014 के उत्तरार्ध में। 2015 में यहाँ काम शुरू नहीं हुआ था। ये सुधारना होगा। बताइए साहब, 2 साल आप लोग मिस कर गए। अभी भी उन योजनाओं पर काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी काम बाकी है, उसको तेज करना होगा। इसकी जिम्मेवारी सब पर है। ये हम लोग को समझना होगा, इसकी जिम्मेवारी सब पर। यहां काम क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होता है, इसके बारे में सोचिए जरा। बाहर से लोग आकर के क्यों नहीं काम करना चाहते, इसके बारे में जरा सोचिए और उसको सुधारिए। तो पहला काम हम लोग को यह करना होगा कि बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करनी होगी। माननीय एलजी साहब ने कहा कि ये यहां पर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन की क्षमता में कुछ कमी है, तो हमारे कुछ जो संगठन है उसको लगाना होगा। हम लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। NTPC को लगाएंगे, पावर ग्रिड को लगाएंगे, वो लोग आकर के काम भी कर जाएंगे। लेकिन वो भी ठेका देंगे तो कोई ठेकेदार आएगा तमिलनाडु से या कर्नाटक से, ये आपको ध्यान देना होगा। ये भी ठेका देंगे NHPC तो आएगा कोई, ये बेंगलोर से की कंपनी है या मुंबई की कंपनी, वो आएगी। उसको यहाँ काम करने देना होगा और आप लोगों को काम करने देना होगा, नहीं तो आपका विकास नहीं होगा। ये ध्यान आपको रखना होगा। 2 टूक बोलने वाला में से मैं एक बहुत बदनाम आदमी हूँ, तो यही मैं 2 टूक आपको बोल रहा हूँ। और ये आवश्यक है कि ये काम हो, नहीं तो विकास नहीं होगा। यह आवश्यक है कि ऊर्जा का उत्पादन हो। यह आवश्यक है कि हमारा जो ऊर्जा का सिस्टम है वो गांव-गांव तक पहुंचे। राशि की कोई कमी हम नहीं होने देंगे। ये राशि, ये आप ध्यान रखें, राशि की कोई कमी नहीं होगी। उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। आपको अपने ऊर्जा विभाग को भी मजबूत करना होगा और ऊर्जा विभाग में जो पदाधिकारी हैं उनको भी यह समझ जाना होगा कि अब हमको काम करना है और हमको इस व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। यह भी आवश्यक है। देखिए, ऊर्जा की कोई कमी देश में नहीं।
जितना हमारा मैक्सिमम डिमांड है, मेरा मैक्सिमम डिमांड है 1,85,000 मेगावाट। हमने ऊर्जा क्षमता स्थापित कर दी है, ये सरकार ने की है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद। नहीं तो पहले हमारा देश ऊर्जा में डेफिसिट था। 2014 के पहले जितने ऊर्जा की हमारी आवश्यकता थी, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता थी, उतना हम पैदा नहीं करते थे। आज जितने हमारी मैक्सिमम डिमांड है 1,85,000 मेगावाट, उससे दुगुना ऊर्जा क्षमता हमने स्थापित कर दिया। आज ऊर्जा क्षमता स्थापित है 3,74,000 मेगावाट। तो ऊर्जा की कमी नहीं, लेकिन ऊर्जा आपको चाहिए तो जो भी ऊर्जा उत्पादन करता है उसको भुगतान करना होता है, नहीं तो ऊर्जा नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा। इसके लिए यह आवश्यक है कि बिलिंग सिस्टम और मीटरिंग सिस्टम स्थापित हो। अब नया सिस्टम आया है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। अब वो समय चला गया, जमाना चला गया जबकि कोई आकर के मीटर रीडिंग करता था मैनुअली, और फिर जाकर के रिपोर्ट करता था, फिर बिल प्रिंट होता था, फिर बिल आपके घर आता था। अब इतने उपभोक्ता हो गए हैं और मीटर रीडर की इतनी कमी है कि अब वो संभव है नहीं। अब सारा चीज ऑटोमेटिक हो जा रहा है प्रीपेड, और वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अब जरूरत नहीं है कि आप 30 दिन का बिल एक साथ भरें। आप 5 दिन के लिए एक साथ आप रिचार्ज करें, वो खत्म हो जाएगा, फिर 5 दिन के लिए करें। यह गरीब आदमी के लिए ठीक है, ये सबके लिए ठीक है। अब किसी को जाकर के मीटर रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी को बिल पहुंचाने की जरूरत नहीं है, किसी को चल करके जाने का, ये मोबाइल से रिचार्ज होगा, ये सो कर देने की जरूरत है, और हर जगह कर देने की जरूरत है। कोई कलेक्शन नहीं होगा तो आप बिजली नहीं खरीद पाएंगे, आप बिजली नहीं खरीद पाएंगे तो आपका लोड शेडिंग होगा। तो एक तो हमको सिस्टम बना देनी है लग करके, ताकि हर गांव तक हम तार पहुंचा दें, हर गांव तक हम कनेक्शन कर दें। और सब स्टेशन हम लोगों ने सैंक्शन किया है, सब स्टेशन सैंक्शन किया नया जो बन रहा है, सब स्टेशन का स्ट्रेंथनिंग हम लोगों ने सैंक्शन किया जो बन रहा है, और भी होगा, और भी सैंक्शन करेंगे, उसको कर देना है। और उसके बाद बिजली की कमी नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा, जिसके लिए कि आज हम बधाई देना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को। पहली बात, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को प्रभार लिए हुए मात्र 1 या 2 दिन हुए थे, एकदम पूरा एक लिस्ट के साथ हमारे ऑफिस में पहुंचे कि साहब हमारा ये काम है। इतना इनमें ये है, अपने पदाधिकारियों के साथ इतना कीननेस है, इतना एफिशिएंसी है। सोचिए प्रभार लेने के 1 या 2 दिन के बाद पूरा लिस्ट था। तो हमने कहा कि हम एक काम करेंगे, आपका एक काम करेंगे, क्योंकि इतना जो डायनेमिज्म है वो देख करके अच्छा लगता है, और सही में एकदम बिल्कुल डायनेमिक। जो काम इतने दिनों से लंबित था, इतने वर्षों से लंबित था, इन्होंने तुरंत कर दिया कि साहब यहाँ पर क्षमता है, और देखिए साहब यहाँ पर क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है। आज दूसरे राज्य में आपको बताता हूँ, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा, हिमाचल प्रदेश में एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री आए, उनके पास भी हाइड्रो संपदा थी, उसका उपयोग करके उन्होंने अपने प्रांत के लोगों का पर कैपिटा इनकम 3 गुना कर दिया। सिक्किम ने भी यही किया, भूटान भी अब यही कर रहा है, उसने भी अपना ये पर कैपिटा इनकम का 4 गुना कर दिया। सिर्फ हाइड्रो पावर जनरेट करता है और हमको बेचता है और हम खरीदते हैं। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, जिसके पास जो संपदा रहती है उसका उपयोग करता है। किसी के पास अगर सोने का खान रहता है तो सोने को मिट्टी में थोड़े डाल देता है, निकाल करके उसको बेचता है और उससे अपना विकास करता है। यहां पर वैसा ही था, निर्दय नहीं होते थे, या निर्दय होते थे तो ऐसे ऐसे होते थे जिससे कि भ्रष्टाचार की बू आती थी। साफ बात, 2 टूक बात, बहुत सारे प्रोजेक्ट दे दिए गए प्राइवेट पार्टीज को, जो कर नहीं सका तो प्राइवेट पार्टी को कैसे दे दिए साहब? आपने क्या किया? आपने कोई बिड बुलाया क्या? आपने ट्रांसपेरेंट ढंग से किया क्या? ये सब सवाल आप लोग को पूछना चाहिए ना। और आप लोग अगर नहीं पूछेंगे ये सवाल उन लोगों से तो हम मानेंगे क्या कि आप भी पार्टी थे उस भ्रष्टाचार में? हर एक आदमी को अपने जो शासक हैं उसको अकाउंटेबल रखना होता है। तो पूछिए कि भैया आप निजी कंपनियों को जो अलॉट कर दिए थे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, किस आधार पर किए थे? कर तो दिए लेकिन बना नहीं, तो खैर अब सब कैंसिल वैंसिल करके अब मनोज जी बोले कि नहीं साहब से इसको होना है। तुरंत डायनेमिक, स्ट्रेट, निर्दय, साफ, कहीं कुछ नहीं। निर्णय ऐसे होता है, अविकास ऐसे होता है, अविकास हो जाएगा। जबकि आप फिर 3,000-4,000 मेगावाट बेचने लगेंगे भारत को, भारत के अन्य राज्यों को, तो आपका इनकम बढ़ जाएगा।
ये कुल ये सब प्रोजेक्ट्स आ जाने से करीब 8,000 करोड़ प्रति वर्ष आपका इनकम हो जाएगा, जैसे कि रोड बनेंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे। ये सब क्या हो रहा था भाई? ये लोग कर क्या रहे थे? अपने तो बड़े बड़े भवन बना लिए, कहां लंदन में, रोम में, पेरिस में। यहां तो विकास हुआ नहीं। ऐसा जगह हम कभी सुने नहीं थे कि भाई बाबलेट वायर से तार जा रहा है, अब बिजली जा रही इस जमाने। क्या आप लोग इससे भी पीछे हैं? जो उत्तर पूर्व के राज्य है उससे भी पीछे हैं आप। इसको सुधारना होगा, विकास करना होगा, और विकास की कुंजी है पावर, इलेक्ट्रिसिटी, और उसका आपके पास भरपूर भंडार, उसका उपयोग करना है, और उसका उपयोग करके उसका इनकम करना है, और ऐसा आबो हवा बनाना है कि लोग आकर के यहां इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो विकास नहीं होगा। हमने पिछले हम लोग की सरकार आई 2014 में, उसके बाद से लेकर के आज तक 1,39,000 मेगावाट ऊर्जा क्षमता स्थापित किया है, और उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ज्यादातर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ हम ट्रांसपेरेंट ढंग से करते हैं। दुनिया का कोई ऐसा फंड नहीं है, पेंशन फंड, चाहे बड़ा से बड़ा फंड ले लीजिए, कैनेडियन पेंशन फंड ले लीजिए, कोई पेंशन फंड ले लीजिए, जो कि हमारे यहाँ इन्वेस्टेड नहीं है, आकर के इन्वेस्टमेंट करता है। हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे अधिक है, और हमको ब्लूमबर्ग ने रेट किया है कि दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भारत है रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी का ग्रोथ रेट हमारा दुनिया में सबसे अधिक है। क्यों? हम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था रखते हैं, और लोग आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर नहीं करते तो हमारा नहीं विकास होता। तो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी एक आबोहवा तैयार करनी होगी। ये विकास चल पड़ा है। मैं तो मानता हूं कि जो ये क्षेत्र यूनियन टेरिटरी हुआ, इस क्षेत्र का विकास का उदय होने का समय, उदय हो रहा है, एकदम तेजी से हो रहा है। वो पिछला बात भूल जाइए, जो लोगों को ठग करके अपने पैसा बनाते रहे और अपना घर बनते रहे, इस क्षेत्र को इतना बैकवर्ड छोड़ दिया कि शर्म नहीं आती है लोगों को। वो लोग को बुला करके यहाँ पर खड़ा करना चाहिए, आप पूछना चाहिए कि क्या किया आपने साहब। दोनों पार्टी बारी बारी से कभी ये या कभी वो, कोई योजना देने में एकदम बिल्कुल कमीशन, बिना कमीशन का कहीं कोई नहीं। क्या होगा भाई? वो सब अब गया, अब विकास होगा, आम आदमी का विकास होगा, घर घर बिजली जाएगी। आपने सुना ना 2014-15 में ग्रामीण क्षेत्रों में इंडिया में बिजली जाती थी करीब 11.5 घंटा। आज हम लोगों ने सर्वे किया, इंडिपेंडेंट सर्वे बताता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटा बिजली, 20 घंटा। हम लोगों ने पूरे क्षेत्र, पूरे इंडिया को एक ग्रिड में बांध दिया। अब 20 घंटा ले गए ग्रामीण क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में 22 से 23 घंटा है। 80% शहरों में 23 से 24 घंटा है। ये आज का है। ये विकास संभव है, लेकिन आप पीछे रह गए। यही आपको भी करना है, और यही कंसल साहब आपको और आपके विभाग को भी करना है, और आपके पदाधिकारियों को भी करना है। 23 घंटा, 24 घंटा हर जगह बिजली का कहां पर प्रवाह रुकता है, कहां पर ये है बैरियर है, कहां पर कंजेशन है, उसको निकालना, उसका स्कीम बनाइए, हम लोग फंडिंग कर देंगे, उसका इम्प्लीमेंट कराइए, और बिजली हम लोग पहुंचाएंगे 24 घंटा जम्मू कश्मीर, कारगिल, हर जगह। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमको लगता है कि हमारा काम अधूरा रह गया। पूरा देश हो जाए, हमारा यूनियन टेरिटरी छूट जाए, ये इसका मतलब कि हम अपना पूरा काम नहीं कर पाए। तो हमारी जिम्मेवारी है, और इसको हम लोग करेंगे। मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं मनोज सिन्हा जी का। एकदम डायनेमिक डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं, वो ये कहता है। और हाँ, जितेंद्र जी तो खैर हमको रेगुलरली फोन करते ही थे कि जो भी योजनाएं हैं इनको निकल जाएं। तो हमारे पीछे 2-2 लोग आपके यहाँ से एकदम बिल्कुल मजबूती से लगे रहते हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा।
क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी भी है। हम किसी प्रदेश को, किसी यूनियन टेरिटरी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। ये तो इसको तो करना होगा। और अभी जम्मू कश्मीर एक चैलेंज है, हमारे लिए एक चैलेंज है, हम सब के लिए चैलेंज है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये सब नहीं होगा साहब कि हाँ 10 घंटा बिजली, 12 घंटा बिजली, नहीं, ये संभव नहीं। इसको हम लोग सुधारेंगे। सुधारने के लिए लेकिन एक बात जरूर है, बिजली का दाम आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये मन में बैठा लीजिए, फ्री बिजली नहीं होती है। बिजली आपके यहाँ पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन बिजली उत्पादन का जो दाम लगता है वो आपको देना होगा। ये एकदम मन में बैठा लीजिए, फ्री बिजली कहीं से नहीं आती। कनेक्शन हम जरूर दे देंगे, बिजली पहुंचा भी देंगे, लेकिन जलेगी तब जबकि आप भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और हाँ, जितेंद्र जी तो खैर हमको रेगुलरली फोन करते ही थे कि जो भी योजनाएं हैं इनको निकल जाएं। तो हमारे पीछे दो लोग आपके यहाँ से एकदम बिल्कुल मजबूती से लगे रहते हैं कि हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो होगा, क्योंकि ये जिम्मेवारी हमारी भी है। हम किसी प्रदेश को, किसी यूनियन टेरिटरी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। ये तो इसको तो करना होगा। और अभी जम्मू कश्मीर एक चैलेंज है, हमारे लिए एक चैलेंज है, हम सब के लिए चैलेंज है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये सब नहीं होगा साहब कि हाँ 10 घंटा बिजली, 12 घंटा बिजली, नहीं, ये संभव नहीं। इसको हम लोग सुधारेंगे। सुधारने के लिए लेकिन एक बात जरूर है, बिजली का दाम आपको भुगतान करना पड़ेगा। ये मन में बैठा लीजिए, फ्री बिजली नहीं होती है। बिजली आपके यहाँ पहुंचाएंगे जरूर, लेकिन बिजली उत्पादन का जो दाम लगता है वो आपको देना होगा। ये एकदम मन में बैठा लीजिए, फ्री बिजली कहीं से नहीं आती। कनेक्शन हम जरूर ddenge, बिजली पहुंचा भी देंगे, लेकिन जलेगी तब जबकि आप भुगतान करने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।